नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 18 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई है। धरवरपुर गांव की यह लड़की इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पास के कस्बे के साइबर कैफे गई थी, लेकिन वापस नहीं आ पाई। गला रेतकर इसकी हत्या कर दी गई। घर वाले सारी रात अपनी बेटी को ढूंढते रहे, नहीं मिली। 25 अगस्त की सुबह गांव से 1 किलोमीटर दूर उसकी बॉडी मिली है। बलिया में 24 अगस्त की रात पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाने के ठीक पास में उनकी हत्या हुई। हत्या के विरोध में पत्रकारों ने बलिया राजधानी मार्ग पर धरना दिया और सड़क जाम कर दिया। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री पत्रकारों के परिजन को 10 लाख की जगह 1 करोड़ का मुआवजा दें, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दें। यूपी में पत्रकारों की यह पिछले कुछ महीनों में तीसरी हत्या है। सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, पत्रकारों की मांग है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में 10 लोग नामजद थे, 6 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सवाल ये है कि हमारे दोनों लड़के 3 बस पर गुजर गए। रोई मत 2 लड़के हैं, 2 नाती है, 2 नतनी है। अब 2 विधवा। अब हमारी जिंदगी कै दिन की है। अब एक बूढ़े बाप के लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा कि उसके दोनों जवान बेटे 3 साल के अंदर कत्ल कर दिए गए और कत्ल की वजह बनी सड़क के किनारे की उनकी जमीन। आरोप है कि गांव के प्रधान के भाई सोनू सिंह पत्रकार रतन सिंह को बुलाकर घर ले गए। वहां पहले लाठी डंडों से पीटा और फिर उन्हें गोली मार दी गई। वो लड़का आ रहा था, उसको घेर करके 10 आदमी थे। उसको पहले लाठी डंडे से मारने लगे। ये तुरंत इंचार्ज शशि मौली को फोन किया। शशि मौली वहाँ पर गए हैं और फिर तुरंत गाड़ी बैक करके वो थाने चले गए। अगर शशि मौली का नाम वहाँ पर रुक गए रहते तो ये घटना नहीं होती, हमारा लड़का बच गया रहता। बलिया के एक मुख्य मार्ग पे रतन सिंह के परिवार की जमीन के लिए आरोपियों से उनका 4-5 साल से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसके लिए रतन सिंह की ऐसे दुस्साहस से हत्या हो सकती है। 3 साल पहले रतन सिंह के बड़े भाई की भी हत्या हो गई थी। कब से 4-5 साल पहले से चल रहा था। वो है जमीन मेन रोड पे थाने के बगल में, उसी लेकर पूरा देहातों को हम लोग की भी जमीन वो महर्षि अरविंद इंटर कॉलेज के नाम से पूरा कब्जा कर लिया। उसी जमीन के लिए उसके बाद बगल एक भाई लिखवा लिया था बगल में देहातों का आगे। उसके लिए उसके बाद एक इनसे बड़ा भाई था, उसको मरवा दिए लोग। रतन सिंह की हत्या की तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। बलिया में रतन सिंह के साथी पत्रकारों और आम लोगों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लखनऊ से बलिया के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें रायबरेली में पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि 19 जून को श्री शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या, 20 जुलाई को श्री विक्रम जोशी की हत्या, 24 अगस्त को श्री रतन सिंह की हत्या, पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या, 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते FIR। यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर रवैया निंदनीय है। बलिया पुलिस का कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई कर सारे आरोपियों को जेल भिजवाएगी। इस घटना के संबंध में कल रात में थाना फेफना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 10 नामजद अभियुक्त हैं। इनमें से पुलिस ने दबिश देकर 6 नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं, जिनका पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही जो बचे हैं इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बहुत सारे लोग खुद हत्या नहीं करते, किसी को सुपारी दे के हत्या कराते हैं, और जो खुद हत्या करते हैं वो हत्या का सबूत मिटाते हैं, मौके से भाग जाते हैं और अपना बचाव करते हैं। लेकिन ये दुस्साहस देखिए कि एक शख्स को घर में बुला करके पहले लाठी डंडों से पीटा जाता है, फिर 3-3 गोलियां उसके जिस्म में उतार दी जाती हैं। ये शायद इसीलिए होगा कि हत्यारों को पुलिस का डर ख़त्म हो गया होगा। बलिया में करुणा सिंधु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।
भयानक है ये घटना। कहीं से भी सुनने पर आप देखिए कि घर में बुलाकर हत्या की जाती है। इसके पहले सरपंच, अनुसूचित जाति के सरपंच सत्यमेव जयते की हत्या कर हत्यारे उनके घर जाकर बता आते हैं कि उन्हें मार दिया है। इस तरह का उत्तर प्रदेश हो गया है। यूपी और बिहार दोनों राज्यों में जाएं तो ज़मीन कब्जा को लेकर कई तरह के विवाद हैं। अदालत और पुलिस के सहारे इन मामलों को उलझाया जाता है और उसके सहारे हत्या की घटनाओं के अंजाम दिए जाते हैं। हर तरह के पक्ष के लोग जो सरकारी तंत्र में बैठे हैं इस विवाद से घूस खाते हैं और अंत में सड़क पर रिश्तेदार और वगैरह वगैरह एक दूसरे की हत्या के लिए खून के लाले हो जाते हैं। ये पत्रकारों का प्रदर्शन है। वो मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पत्नी की 2 बेटे हैं रतन सिंह की, और इस तरह से घर में बुलाकर हत्या की गई है। इसका मतलब है कि समाज के भीतर एक किस्म की सड़न आ चुकी है। वो सिर्फ आप सांप्रदायिकता के रूप में ही नहीं दिख सकते। जब उसके बाहरी आवरण पर इस नफरत की राजनीति छा जाएगी, भीतर पहले से भी रही है। इस तरह की चीज़ें अभी भी हम समाज को बेहतर नहीं कर पाए हैं कि ज़मीन के विवाद के चलते इतने लोग बेखौफ हैं कि घर बुलाकर किसी पत्रकार को या किसी को भी इस तरह से गोली मार देते हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू बलिया जाने वाले थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, मगर उन्हें जाने नहीं दिया गया। ये सारी तस्वीरें हैं। अब आपको बलिया से नोएडा ले चलते हैं रवीश रंजन की रिपोर्ट दिखाने के लिए और आपको सावधान करने के लिए। बेशक तालाबंदी के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं, लेकिन इसी में ठगी से अपना कारोबार भी चलाने वाले कम नहीं है। वे सपने बांटते नेताओं की तरह। हाँ, बांटने वाले नेताओं से सावधान, लोग चपेट में आ जाते हैं। नोएडा में 10 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो ग्रोसरी बेचने की फ्रेंचाइजी दे रहे थे और ठग रहे थे, वैसे ही जैसे नेता आपको ठग रहे हैं। 20 साल बाद समझेंगे आप। लॉकडाउन के चलते घर बैठकर ऑनलाइन रोजमर्रा का सामान मंगाने वाली फरीदाबाद की सिमरन ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गईं। ग्रोफर ऑनलाइन कंपनी सर्च करने के दौरान फर्जी कॉल सेंटर का इस तरह का नंबर मिला। बात करने पर एक ठग ने पहले सिमरन के मोबाइल में एनी डेस्क का ऐप डाउनलोड कराया, फिर उनके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लिए। इस बाबत जब हमने ग्रोफर कंपनी से संपर्क किया तो उन्होंने हमें जवाब देने का आश्वासन दिया है। ग्रोफर्स पर ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे कुछ आइटम्स मिसिंग है तो मैंने इसी बात की कंप्लेंट करने के लिए ग्रोफर्स कस्टमर केयर नंबर सर्च किया गूगल पर, और गूगल के टॉप सर्च पर मेरे सामने एक लिंक खुलकर आया जिसमें ग्रोफर्स का नाम मेंशन था। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, मेरे सामने एक नंबर खुलकर आया। उस नंबर पर जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि वो ग्रोफर्स कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ही बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में यूपीवीसी के दरवाजे खिड़कियों का काम करने वाले शैलेश का काम लॉकडाउन में मंदा हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने दूध का कारोबार करने का सोचा। अमूल कंपनी के नाम पर फ्रेंचाइजी देने के एवज में 50,000 का फ्रॉड करने की कोशिश हुई। मैंने ऐसे ही बैठे हुए मैंने कहा साइड में कुछ छोटा मोटा काम, मतलब कोई बिजनेस किया जाए, तो मैंने वेबसाइट के ऊपर ऐसे ही देखा और अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए मैंने जस्ट एक फॉर्म था वो भर दिया मैंने। तो पार्लर के लिए 25,000 रुपये की फ़ीस भरनी थी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 50,000 रुपये। तो कह रहा ठीक है, आप एक काम करिए, मैं 1 घंटे के अंदर मैं ना आपको अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ, आप 50,000 रुपीज़ उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब उसने कहा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी कंपनी और मुझे ज़रूरत है और मुझे फॉलोअप करना चाहिए, वो क्यों इतना फॉलोअप करना है। अमूल कंपनी को हमने मेल भी किया और कंपनी के एरिया मैनेजर अंकित से हमने बात की। पता चला कि हाल के दिनों में अमूल कंपनी ने ऐसे 10 फर्जी डोमेन को बंद कराया है। जैसे ही आप amul.com सर्च करेंगे इसके अंदर गूगल पे, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो आती है, ये देखिए, सबसे पहली चीज़ ही आपको चेतावनी दिखाई देगी कि इस तरीके के फ्रॉड से आप बचें। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड का संगठित अपराध हाल के दिनों में बढ़ गया है। आपदा को अवसर में बदलने वाले ठगों ने ऑनलाइन फ्रॉड करके तमाम सारे लोगों को इस आर्थिक मंदी के दौर में पैदल कर दिया और खुद इस तरह की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये गाड़ी भी एक ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ठग की है। आखिर लॉकडाउन के दौरान कैसे ऑनलाइन फ्रॉड का कारोबार बढ़ रहा है, ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं नोएडा की पुलिस के पास में। नोएडा पुलिस ने देश के अलग अलग जगहों पर 50 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला ये गैंग पकड़ा है।
इस शख्स के 13 अलग अलग नाम और पैन कार्ड थे। लॉकडाउन में ग्रोसरी स्टोर खोलने के नाम पर 50 करोड़ से ज्यादा की चपत इसने लोगों को लगाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो अभी पीछे लॉकडाउन के दौरान आए हैं कि मेरे बैंक से 1 लाख रुपया डेबिट हो गया, मेरे बैंक से 2 लाख रुपया डेबिट हो गया, 50,000 हो गया। और उनसे जब जानकारी करते तो पता चलता है कि उनके पास जो है वो कोई कॉल आई थी या कोई मैसेज आया था या उन्होंने किसी साइट को जो है वो लॉगिन किया और उसमें अपनी क्रेडेंशियल भर दी और उसके बाद जो है वो गलती से उन्होंने OTP शेयर कर लिया। शेयर करने के कारण जो है उनका पैसा डेबिट हो जाता है। पुलिस के मुताबिक स्क्रीन शेयर, एनीडेस्क और टीम वीवर जैसे ऐप बिल्कुल न डाउनलोड करें, क्योंकि उससे आपके मोबाइल का डिटेल तीसरा शख्स भी देख सकता है। साथ ही OTP किसी भी हाल में किसी के साथ न शेयर करें। कंपनी के नाम पर पैसा मांगने में जल्दबाजी करने का मतलब फ्रॉड की संभावना बढ़ जाना है। दिल्ली से मोहम्मद कैफ के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। रवीश ने जो बात कही उस पर ध्यान दें। आपदा को अवसर में बदलने वाले ठगों से सावधान रहें। गाजियाबाद के मोदी नगर में 24 अगस्त को अक्षय नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये उत्तर प्रदेश ही है। इस मामले में जहां नया भारत आया था 5 अगस्त को, इस मामले में मोदी नगर की विधायक मंजू शिवाज के पति के खिलाफ उनका नाम भी FIR में आ गया है। IPC की धारा 302, 147, 148, 149, 120B के तहत मामले दर्ज हुए हैं। गाजियाबाद में जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर ये दूसरी खबर है कि एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। महिला बलात्कार पीड़िता है। उसका आरोप है कि गाजियाबाद की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। ये सारे 5 अगस्त के पहले के जो पुराने भारत हैं उसकी खबरें हैं, क्योंकि 5 अगस्त के बाद नए भारत का उदय हुआ था। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। 27 जुलाई को गाजियाबाद में SSP ऑफिस के बाहर भू माफिया से परेशान एक महिला ने भी आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसे बचा लिया गया। उसके पहले की एक और घटना है पुराने भारत की। लखनऊ में विधानसभा के बाहर 2 महिलाओं ने आग लगा ली थी। सोचिए कानून का कैसा सिस्टम है कि हताश होकर कोई आग ही लगा लेता है। बनारस से अजय सिंह की रिपोर्ट है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स से आए दिन लापरवाही की खबरें आती रहती हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर इन अस्पतालों में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। रविवार की देर रात अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर एक कोरोना संक्रमित ने जान दे दी। वहीं दूसरा मरीज जो दिन से कोविड वार्ड से गायब था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है। BHU में हंगामा कर रहे ये लोग अजय कुमार के परिजन हैं। अजय का 12 तारीख को एक्सीडेंट हुआ। इलाज के लिए BHU ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए। 15 तारीख को कोविड पॉजिटिव पाए गए तो कोविड वार्ड में भेजा गया, जहां से 22 तारीख की शाम को लापता हो गए और सोमवार की रात उनका शव मिला। अब परिजन जांच की मांग को लेकर रात में धरने पर बैठ गए। इस तरह से हुई मौत से परिजन गुस्से में हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें 9 दिन तक मिलने नहीं दिया गया और जब उसका शव मिला तो पता चल रहा है कि उसकी किडनी निकाली गई है। बोले कोरोना पॉजिटिव, हमको रिपोर्ट भी नहीं देते। फिर यहाँ पर 9 दिन रखे। यहाँ पर हम लोग को अंदर बाहर जाने नहीं दे रहे थे। हम लोग को खाना ना मंगा देते थे। हम लोग यहीं पर से लीक कर देते थे खाना। जब खाना लीक कर देते थे तो हमको 22 तारीख से भैया को 2:30 बजे तक बात हुआ था। फिर 22 तारीख को 3:05 पर डॉक्टर के केबिन में गए। डॉक्टर के केबिन में जाने के बाद पूरा दिन भर रात भर वहाँ से वापस नहीं आए। इसी में कांड हुआ था। फिर जब कांड हुआ तो फिर यहाँ पर पुलिस बोले कि एक बॉडी पड़ा है, चलो देख लो। उसी में हमारे भाई का किडनी निकाली है, वहाँ से ढकेल दिए, मर गया। कब से लापता था यहाँ से? कल। लगातार लग रहे इन गंभीर आरोपों के बीच BHU में इन दिनों एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। कोई भी अधिकारी मीडिया के सवालों के सामने नहीं आता। जोर देने पर अपनी सफाई का वीडियो जारी कर देते हैं। ये परसों अचानक से गायब हो गया। अस्पताल प्रशासन और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सभी लोगों ने बहुत खुदाई करी। पुलिस को इसके तत्काल सूचना दी गई। CCTV फुटेज को बहुत खंगाला गया और उसमें भी सर्च किया गया पेशेंट को। और एक जगह जब
क्लू मिला तो उस जगह बहुत गहराई से जांच करने पे पता लगा कि जो एक डक्ट्स जहाँ से जा रही थी वहाँ से उसने उतरने की कोशिश करी। उन डक्ट्स के टूटने की वजह से वो नीचे फर्श पे गिरा और उसकी ऐसा लगता है कि वहीं पर मौत हो गई। ऐसा लगता है कि क्योंकि ये हेड इंजरी का पेशेंट था, इसको भी मनोविकार की एक प्रॉब्लम रही और उसी दौरान इसने वहाँ से डक्ट के थ्रू एक बिल्कुल क्लोज लूप में भागने की वहाँ से कोशिश करी या अस्पताल में नीचे उतरने की दूसरी मंजिल से कोशिश करी, जिसका दुष्परिणाम इसकी मौत के रूप में सामने आया। सोमवार को बीएचयू में ये दूसरी घटना थी। पहली घटना में भी कोविड पेशेंट ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। बीएचयू प्रशासन उसको मनोविकार बताया था, लेकिन इस घटना में प्रशासन ने जांच का आदेश दिया है। इसके परिजनों के द्वारा और गाँववासियों के द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया, इनको काफ़ी समझाया बुझाया गया, परंतु इनके द्वारा मांग की गई कि इसकी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जांच करा दी जाए। इसी के क्रम में एक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी को इसमें जांच टीम के रूप में नियुक्त किया गया है। एसीएम फर्स्ट और सीओ भेरूपुर की संयुक्त जांच कमेटी इसकी जांच करेगी। आने वाले 15 दिन में इसकी रिपोर्ट देगी। इसमें जिस भी स्तर से लापरवाही हुई है या कोई भी दोषी इसमें है तो उसको भी स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा, ताकि ऐसी चीज़ों पर कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसे प्रकरणों को रोका जा सके। बीएचयू में लापरवाही की ये कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी अस्पताल के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों के कई वीडियो ऑडियो सामने आ चुके हैं, जो अस्पताल की लापरवाही को उजागर करने के लिए काफ़ी है। बस तो 3-3 पेशेंट, 3-3 4-4 एम्बुलेंस लगी हुई है, सीरियस है वो। कोविड मरीजों के इलाज में लापरवाही को लेकर बीएचयू अस्पताल हर दूसरे दिन सुर्खियों में आता रहा है और अब जिन संदिग्ध परिस्थितियों में 2 मरीजों की मौत हुई है वो अंदर की व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। इनमें एक सवाल बीएचयू प्रशासन के उस जवाब का भी है जिसमें इन दोनों मरीजों को मानसिक रोगी बताया गया है। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। क्या ये खबरें वाकई 5 अगस्त के दिन उदित हुए नए भारत की हैं जो विश्वगुरु बन गया है? इन खबरों को देखकर तो यही लगता है कि अगर कोरोना हो जाए और अस्पताल में भर्ती होना हो तो डॉक्टर और बिस्तर से पहले 2-3 हज़ार लोगों के समर्थन की भी व्यवस्था करें, ताकि पार्थिव शरीर गायब कर दिए जाने के बाद या मर जाने के बाद मानसिक रोगी बता दिए जाने के बाद आप इतना तो प्रदर्शन करें कि 90% गोदी मीडिया आपको कवरेज के लिए ना आए और अजय सिंह जो बचे हुए हैं आखिर में वही पहुंचाएं और देश की बात में दिखा सकें। ये हमारी स्थिति होती चली जा रही है और इस देश में अय्याशी देखिए मीडिया के चैनलों पर कि सुबह से लेकर रात तक दिन रात कहने के लिए कुछ नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहने के लिए कोई जानकारी नई नहीं है, लेकिन बना बना के बातें कही जा रही हैं और आम आदमी इस तरह से हताश है। तो खैर वो ठीक है, 20 साल बाद तो आप समझेंगे ही। कोविड-19 से संबंधित कुछ दूसरी खबरें हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया है कि इस महामारी से मरने वालों में 87% लोग 45 साल से लेकर 60 साल से ऊपर के हैं। 18 से 25 साल के सिर्फ 1% लोग हैं। आप जानते हैं कि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 58,000 हो चुकी है। भारत की बता रहा हूं। मरने वालों में 69% पुरुष हैं, 31% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि जो मास्क नहीं लगाते हैं, हाथ साफ नहीं रखते हैं, दूरी का ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के कारण कोरोना फैलता जा रहा है। आप देख ही रहे हैं देश की बात में ही कि राजनीतिक लोग किस तरह से खुलेआम इन तमाम बातों को दरकिनार कर रैलियां कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि विश्वगुरु बन गया है, सभाएं कर रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। रिकवरी रेट की बात बहुत की जाती है। क्या आपको पता है कि पहले नंबर पे चीन है और भारत का स्थान 11वां हो चुका है रिकवरी रेट के मामले में, और 11वें नंबर पर है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर है। तो इन खबरों को देखते रहिए। इस बीच जो है रेलवे के निजीकरण के खिलाफ भी मीडिया के नजरों से दूर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रदर्शन करने से मीडिया आ जाएगा, जो कि आएगा नहीं। आपका भी है, आप केवल शांति भंग के नाम पर हमको रोकने का ही काम मत कीजिए, हमको सहयोग करने का भी काम आप कीजिए। और धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अपना वक्त निकाल करके आज के कारनामे में जरूर किए और देश की हालत बड़ी खराब है।
महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड़ में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 19 घंटों तक मलबा हटाने का काम कर रहे एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों ने तब ताली बजाकर खुशी जाहिर की जब 4 साल के मोहम्मद बांगी को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। 19 घंटे मलबे में फंसे होने के बावजूद मोहम्मद बांगी का सुरक्षित बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। राहत और बचाव का काम कर रहे कर्मचारी भी इससे काफी प्रेरित नजर आए। बिल्कुल चमत्कार जैसा ही है, क्योंकि जिस तरह से जो स्ट्रक्चर का जो गिरा हुआ स्ट्रक्चर का डिजाइन था पैनकेक, उसमें स्पेस बिल्कुल नहीं होता, लेकिन छोटा बच्चा था वो बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में बैठा है, जहाँ कि उसको थोड़ा सा स्पेस मिला है, उसको चोट भी नहीं लगी। सोमवार शाम को महाड़ में गिरी 5 मंजिला इमारत के मलबे को हटाने का काम मंगलवार को भी जारी रहा। खबर थी कि करीब 20 लोग मलबे में फंसे हैं। शकील इस्माइल सऊदी अरब में काम करते हैं और फरवरी में भारत लौटे थे। लॉकडाउन की वजह से वो यहीं रुक गए, पर अब मलबे में इनके पैसे और पासपोर्ट सब कुछ तबाह हो गया। कुछ हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, मेरे बच्चे का डिग्री वगैरह, मेरे बच्चों की पासपोर्ट, मेरी पासपोर्ट, सब कुछ अंदर है। सब कुछ अंदर फंसा हुआ है, गोल्ड है, पैसा है। यही हाल इशाद अनवर का है। ऑटो चलाने वाले इशाद इस इमारत में 5वीं मंजिल पर किराए के मकान में रहते थे। बेटे की पढ़ाई के लिए 9 दिन पहले हजारों रुपए खर्च कर लैपटॉप लिया था, पर अब ना ही लैपटॉप बचा ना पैसे। जो मेरी बीवी के गहने थे, मेरे बच्चों के, मेरे प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट थे, सब बिल्डिंग के अंदर गए। महाड़ में गिरी इस इमारत से प्रशासन पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। इमारत करीब 7 साल ही पुरानी है। कमजोर ढांचे को इमारत के ढहने का कारण माना जा रहा है। बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, पर प्रशासन पर सवाल उठता है कि आखिर इस इमारत को अनुमति कैसे दी गई। बिकॉज ये बिल्डिंग 7 साल पहले ही बनकर तैयार हुई थी, तो 7 साल में एक बिल्डिंग का गिर जाना, मतलब इसमें डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत पुअर है और वही नेग्लिजेंस को देखते हुए एफआईआर किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया और उसमें जो भी दोषी है, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट या कोई और अगर प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों ने भी इसमें नेग्लिजेंस की है तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जब ये इमारत बन रही थी तो क्या यहाँ के प्रशासन की ओर से उस पर नज़र रखी गई थी, क्योंकि नई इमारत? अभी ये इसके ऊपर गुना दाखिल हुआ है, पुलिस ने गुना दाखिल किया है और जो भी अधिकारी इसमें शामिल हो गए जिन्होंने परमिशन दी होगी उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने की सूचनाएं प्रशासन को दी हुई है। मौके पर एनडीआरएफ की 3 टीमें, फायर ब्रिगेड की 12 टीमें और डॉग स्क्वाड मौजूद है, पर भारी बारिश से राहत और बचाव के काम में परेशानी आ रही है। हादसे के 24 घंटों बाद भी मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, पर सवाल यही कि न जाने इस तरह से प्रशासन ने और कितनी इमारतों को अनुमति दी होगी जहां पर लोग खतरा मोल कर रहने को मजबूर हैं। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग बहुत परेशान हैं। हरिद्वार से कुछ इसी सेक्टर से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया हरिद्वार में और अपना वीडियो बनाकर खुद ही भेजा है। सरकार एक तरफ तो घोषणा करती है कि हमने 20 लाख करोड़ जो है लोगों को आर्थिक पैकेज दिया है, लेकिन सरकार हमें बताने का काम करे कि हमें 20 लाख करोड़ में से हमें क्या दिया है। बीजेपी सरकार होश में आओ, आपदा में जो हमारी मदद कर सके वो सरकार निकम्मी है। कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से मानसिक परेशानी स्वाभाविक है। इस कारण आवेश में कोई कदम ना उठाएं। निम्हांस नाम की संस्था ने ऐसी स्थिति के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 08046111007। इस पर डायल कीजिए और ज़रूरी सलाह लीजिए। ये इसलिए बता रहा हूं कि आर्थिक तंगी से आकर पंजाब में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। कोरोना के कारण आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, रोज़गार चला गया है, सैलरी कम हो गई है, कमाई कम हो गई है। ये और बात है कि टीवी पर इसकी बात नहीं दिखती है। इस युवक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि बेरोज़गारी और कर्जे से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं, और इसने ये सारी बातें फेसबुक पर पोस्ट की हैं। घटना गुरहर सहाय नाम के गांव की है, खेल मंत्री की है, पंजाब के जो हैं उनके इलाके की।
27 साल का लवप्रीत एक वकील के पास मुंशी का काम करता था। तालाबंदी के बाद उसके पास कोई काम नहीं था। पिता पहले से ही कर्ज में डूबे हुए थे और बैंक वाले वसूली के लिए दस्तक देने लगे थे। इस कारण लवप्रीत ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और लिखा कि मैं बेरोज़गारी और कर्जे से दुखी होकर ख़ुदकुशी कर रहा हूं। और हम आपको ये भी बता दें कि वकीलों पर भी बहुत बीती है। छोटी छोटी जगहों पर कम कमाने वाले वकीलों की ज़िंदगी, उनके साथ जो स्टाफ होते हैं उनकी कमाई बंद हो गई है। लेकिन आप टीवी और ट्विटर पर देखेंगे इतना खुशहाल देश और दुनिया आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगा। विश्वगुरु बन चुके हैं, अपना ही सर्टिफिकेट खुद ही को जारी किए हुए हैं। ऑप्टिकल, कहीं कंपटीशन होता है विश्वगुरु का? बताइए मुझे भी, मैं भी ले लेता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर का हाल लेते हैं अब। हाँ, हरियाणा के उस गांव से जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2015 में गोद लिया था। गांव गोद लिया था। ऑप्टिकल फाइबर आया तो सही मगर हुआ कुछ नहीं। कैथल के क्योड़क गांव से ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2015 में हरियाणा के कैथल जिले में शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 65 पर बसे 10,000 से ज्यादा मतदाताओं वाले गांव क्योड़क को गोद लिया। ये गांव भी दूसरे गांवों की तरह इंटरनेट की धीमी रफ्तार और प्राइवेट कंपनी के महंगे इंटरनेट पैकेज के भरोसे चल रहा है। ये 5 साल बाद भी फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट के मामले में दूसरे गांवों की तरह अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका। इस गांव में ग्राम सचिवालय बना है, लेकिन अभी तक फाइबर ऑप्टिकल केबल वाले इंटरनेट से नहीं जुड़ा है। ग्राम सचिवालय में फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट के लिए बिना तारों वाला सफेद रंग का बॉक्स धूल फेंक रहा है। यहाँ बैठे लोग भी इंटरनेट की समस्या से परेशान हैं। सही नाम ओमपाल है, लिख रखा है इसका पल्ला रामपाल। इस बदल जी बहुत धक्के खाए लिए, कठिया कोई समाधान नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या बताया गया जब आप यहाँ पर आए? कोई तो कहा मास्टर करेंगे ठीक है, कोई कहा उधर 5 नंबर कमरा में कैथल जाओ। ये बड़ा पढ़ा आदमी ना तो इतना बेरा ये सब लोग परेशान हो रहे हैं। 62 साल की रैनी देवी ग्राम सचिवालय में बुढ़ापा पेंशन लेने आई हैं, लेकिन फिलहाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठी इंतजार कर रही हैं कि इंटरनेट चले और इनकी पेंशन इन्हें मिले। रैनी देवी के लिए समस्या नई नहीं है। वो इसी तरह घंटों गर्मी में इंतजार करने की अब तो आदी हो चुकी हैं। यहाँ पर बैठे पेंशन के लिए आए हुए हैं, 2-2 घंटे बैठे होता। ये इंटरनेट खराब क्या हो रहा, ऊपर तो फिर सफाई नहीं होगा इसकी, तो इसलिए बैठना पड़ा है। वापस भी जाना पड़ा है घर पे फिर आना भी पड़ा है। 2-2, 3-3 घंटे बाद दूर का फैसला हो जा और पैदल आना जाना पड़ा है। वहीं गांव के सरकारी स्कूल में सूचना प्रभारी के पद पर काम कर रहे करण सैनी ने BSNL के टेलीफोन सेट और राउटर को अलमारी से निकालते हुए बताया कि वो सरकारी स्कूल की तरफ से आने वाले ऑनलाइन संदेशों और गाइडलाइंस को लेकर 14 स्कूलों को सूचित करते हैं, लेकिन उन्हें इस काम के लिए प्राइवेट कंपनी के इंटरनेट पैकेज के भरोसे अपना काम करना पड़ रहा है। नहीं, फाइबर ऑप्टिकल तो एक्चुअली विलेजेस में अभी तक वायरिंग की बिछी नहीं है, तो हम जो प्राइवेट कंपनी के नेट है, जियो वाईफाई हो गया या अदर सिस्टम हो गया, इनके थ्रू करते हैं सारा। तो इसका जो पैसा है वो कैसे रिचार्ज करवाते हैं आप? वो पैसा जो स्कूल फंड होता है उससे होता है जी सारा। कितना रुपए खर्च हो जाता है? ये लगभग लगा लो आप 300 रुपये पर मंथ या 400 रुपये पर मंथ के करीब आ जाता है। जिले के CSC सेंटर के मैनेजर का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनको पिछले साल जुलाई 2019 में मिला था, जब कैथल जिले में सिर्फ 30 गाँव में इंटरनेट चलता था और अब उसकी संख्या बढ़ चुकी है। देखो, इंटरनेट का सर्वर से इंटरनेट से सर्वर ही चल रहा है हमारा। कई बार तो कस्टमर आते हैं, उनको वापस भेजना पड़ता है। तो फाइबर ऑप्टिकल नेट नहीं आपके पास? नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से गांव में इंटरनेट सुविधाएं देने के लिए कई डेडलाइंस दिए गए हैं, जो पहले भी पूरे नहीं हुए और अब एक नया डेडलाइन प्रधानमंत्री की तरफ से भी बताया गया है। वहीं हरियाणा के अगर इस गांव की बात करें, जो खुद मुख्यमंत्री का गोद लिया गया गांव है, तो वहां के लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के गोद लिए हुए गाँव में डेडलाइंस या प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते तो पूरे सूबे में दूसरे प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होगा। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और अब राजनीतिक खबरें।
संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलने की संभावना है। संसद की ये कार्यवाही बिना छुट्टी के चलेगी, यानी शनिवार और रविवार को भी दोनों सदनों की बैठक होगी। सुबह एक सदन और दोपहर को दूसरे सदन की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक रोज 4 घंटे का एक सत्र होगा। कुल 18 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान कोरोना के मद्देनजर तमाम एहतियात बरते जाएंगे और सांसदों के बैठने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए एक सदन के सत्र के दौरान सांसद दोनों सदनों में एक साथ बैठेंगे, इसलिए दोनों सदनों को केबल से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा है कि कोरोना से हालात जैसे ही ठीक होंगे, एआईसीसी का अधिवेशन बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव कराया जाएगा। चुनाव जीतकर कोई गैर गांधी भी अध्यक्ष बन सकता है। उन्होंने कहा कि 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से चिट्ठी लिखा जाना पार्टी का अंदरूनी मामला है। चिट्ठी में कुछ वाजिब समस्याएं भी उठाई गई हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी जो व्यवस्था है उसमें सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो सोनिया गांधी की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में ही सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी को कह दिया था कि किसी गैर गांधी को अध्यक्ष चुन लिया जाए। दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा है कि कुछ दिन पहले अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबर आई थी, उसके बाद फेसबुक को लेकर सवाल उठे और समिति के पास बहुत सी शिकायतें आईं, जिन पर आज विधानसभा की समिति ने गवाहों के बयान दर्ज किए। पत्रकार और फेसबुक पर किताब लिखने वाले परंजॉय गुहा ठाकुरता और डिजिटल एक्सपर्ट निखिल पाहवा समेत कुल 3 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए। राघव चड्ढा ने बताया कि बयानों से निकल कर आया कि फेसबुक भारत में एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म की तरह काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि समिति की कार्यवाही के दौरान फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड आंखी दास और फेसबुक इंडिया के जिन अन्य आला अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनको दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने पेश होने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन कब और कैसे बुलाया जाएगा, इसका फैसला समिति के तमाम सदस्य मिलकर लेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट और जेईई परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की है, यानी परीक्षा हो रही है। छात्रों के एडमिट कार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम बताए गए हैं। सभी छात्रों को 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। सभी छात्रों का परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले तापमान लिया जाएगा। छात्र जिनका तापमान 37.4 और 99.4 फ़ारेनहाइट से कम होगा, उन्हीं को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति होगी। एक नया बवाल होगा सेंटर पर। जिनको बुखार या तापमान ज़्यादा होगा, उनके लिए एक अलग कमरे का इंतज़ाम किया गया जिसमें बैठकर वो परीक्षा दे सकते हैं। चलिए, किसी को लौटाया नहीं जाएगा। हर छात्र को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ना ही किसी को कोरोना के संपर्क में आए हैं। इसका मतलब ये दुकान चलेगी कि परीक्षा देने से पहले जाकर टेस्ट कराना होगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले साबुन से हाथ धोना होगा। ठीक है, सभी बच्चों को घर से ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लाने के लिए कहा गया है, क्योंकि सेंटर में पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। बड़ी मेहरबानी है। सभी बच्चों को परीक्षा केंद्र में नया 3 प्लाई फेस मास्क, हैंड ग्लव्स दिया जाएगा, जिसे पहनना अनिवार्य होगा। तो बच्चे ग्लव्स पहनकर अभी आंसर लिखना का अभ्यास शुरू कर दें कि ग्लव्स से कलम कैसे पकड़ेंगे। अंडरस्टैंड। सभी छात्रों को एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र के मैप का हाइपरलिंक दिया जाएगा ताकि पहुंचने में आसानी नहीं हो। यानी स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास। अगर गरीब हैं तो आप लौट जाएं, आप हाइपरलिंक के बिना तो पहुंच नहीं पाएंगे। और बसें बंद हैं, तमाम तरह के सार्वजनिक परिवहन बंद है। मेट्रो में 50 लोगों की अनुमति देने की बात हो रही है, तो पहुंचेंगे कैसे? तो खैर, ये सारी बातें हैं। नीट और जेईई के छात्र बड़े परेशान हैं, चाहते हैं कि परीक्षा रद्द की जाए, मगर हर दिन सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है परीक्षा कराने के लिए। बनारस से ये किताब आई है। एक व्यवहारिक जनजीवन के कवि थे घाघ, और अजय कुमार चतुर्वेदी जी ने भेजी है। तो मैं पढ़ रहा था कि ना आती बरखा, ना आती धूप, ना आती बक्ता, ना आती चूक, हाँ, ना आती चूक,
ना तो अति वर्षा अच्छी होती है, ना बहुत धूप ही अच्छी होती है, ना तो बहुत बोलना अच्छा होता है। कौन बोलता है ज़्यादा, बताना पड़ेगा, नहीं बताऊंगा। ना तो बहुत बोलना अच्छा होता है, ना बहुत चुप रहना अच्छा होता है। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।